सम्मानित साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम चर्चा करेंगे व्रत के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि व्रत के कौन कौन से अंग, कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, वैसे तो हम व्रत के बारे में जानते हैं सामान्य तौर से और हम इसके कुछ भागों से भी परिचित हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जिन अंगों या जिन भागों पर हम चर्चा करने वाले हैं उनको मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है कि व्रत का केंद्र, व्रत की परिधि, व्रत की त्रिज्या, व्रत का व्यास, चाप, अर्धव्रत, चापकड़ अर्थात जीवा, छेदन रेखा, स्पर्श रेखा, वृत्ति व अर्धवृत्ति कोण, वृत्तखंड अर्थात अवधा, त्रिज्या खंड, व्रत का अंत है वह बाह्य भाग, वृत्ताकार क्षेत्र, व्रत के केंद्र पर आंतरिक कोण और लंब केंद्र से व केंद्र पर, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सामान्य तौर से यदि हम व्रत की बात करते हैं या हम बच्चों को समझाते हैं तो व्रत किसे कहते हैं, तो हम बच्चों को बता देते हैं कि किसी गोलाकार आकृति को व्रत कहा जाता है, किंतु यह पूर्ण परिभाषा नहीं है या हम इसकी अवधारणा को इस तरह से अभिव्यक्त नहीं करते, बल्कि हमको व्रत की अवधारणा स्पष्ट इस तरह से करनी चाहिए। किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु, अर्थात देखिए यहाँ पर व्रत बना हुआ है किसी समतल पर, अर्थात ये जो ग्रीन बोर्ड है ये एक समतल है और इस समतल पर स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ होता है उसे हम व्रत कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये इस तल में ये बिंदु ए स्थित है और ए से यहाँ देखिए समान दूरी पर एक पथ बना हुआ बिंदुओं का, तो इन बिंदुओं के इस पथ को अर्थात इन बिंदुओं के समुच्चय को जो कि ए से समान दूरी पर हर जगह स्थित है, ठीक है, तो इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे और व्रत के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत का केंद्र। तो देखिए, वह बिंदु जो व्रत के केंद्र पर स्थित हो व्रत का केंद्र बिंदु कहलाता है, अर्थात केंद्र बिंदु व्रत के प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। यदि यहां हम कोई बिंदु ले ले P और यहां कोई बिंदु ले ले Q, ठीक है, इस तरह यहां पर हम कोई बिंदु ले ले T, तो किसी भी बिंदु से हम देखेंगे तो इस केंद्र बिंदु की दूरी समान होगी। P से भी जितनी दूरी P से एक ही होगी उतनी ही दूरी T से एक ही होगी, उतनी दूरी Q से एक ही होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि व्रत का केंद्र क्या होता है, अर्थात व्रत के बीचों बीच में स्थित वह बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र पर प्रत्येक बिंदु से दूरी समान है। दूसरी बात आती व्रत की परिधि। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि व्रत के केंद्र से अर्थात किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को व्रत कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पथ है, कहना चाहिए बिंदुओं का जो पथ है, ये पूरे आसपास की चली गई दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। व्रत के केंद्र से एक निश्चित दूरी को लेकर के जो आसपास चली गई जो दूरी है वह क्या कहलाती है, परिधि। अर्थात हम यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ अगर अलग अलग नाम दे दे हम यहाँ पर ये और एक बिंदु यहाँ पर S, T, इस तरह ये अलग अलग बिंदुओं के नाम दे दे और पूरे आसपास बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, ये जो पूरा एक चक्कर ये लगा दिया जाए तो पूरा ये जो पूरा चक्कर है यह क्या कहलाती है, व्रत की परिधि कहलाती है। जिस तरह से वर्ग की बात करें, आयत की बात करें तो इनका परिमाप होता है, उसी तरह व्रत की परिधि होती है। आप समझ गए होंगे व्रत की परिधि। अब बात करते हैं व्रत की त्रिज्या। देखिए, व्रत के केंद्र से व्रत तक की दूरी त्रिज्या कहलाती। सामान्य अर्थों में हम बच्चों को ऐसा ही समझाते हैं कि व्रत के केंद्र से व्रत तक की दूरी, जैसे उदाहरण के लिए A से ये B बिंदु यहां पर हो गया मान लो, तो A से B तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, या हम ऐसे ये भी कह सकते हैं कि व्रत के केंद्र से व्रत के एक बिंदु तक खींचा गया रेखाखंड व्रत की त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी सही है। तो आप समझ गए होंगे व्रत की त्रिज्या क्या है। आगे चलते हैं व्रत का व्यास। तो विद्यार्थियों देखिए, व्रत का व्यास को परिभाषित हम इस तरह से कर सकते हैं या इसके बारे में हम इस प्रकार बता सकते हैं कि यदि व्रत की त्रिज्या को विपरीत दिशा में व्रत के दूसरे छोर तक बढ़ा दिया जाए, तब मान लीजिए इसको हमने यहां C तक बढ़ा दिया, तो सी बी या बी सी जो एक रेखाखंड हमें प्राप्त होगा इसे हम कहते हैं व्यास। ठीक है,
और व्यास वृत्त का दुगना होता है। हमने क्या कहा कि जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या की ठीक विपरीत यदि वृत्त के दूसरे छोर तक, दूसरे बिंदु तक इसे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो बी से सी तक जो चली गई दूरी है या जो रेखाखंड है, यह वृत्त का व्यास होगा। और यहां देखने से पता चलता है कि वृत्त की त्रिज्या से व्यास दुगुना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अर्थात व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला वह रेखाखंड है जो वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे वृत्त के व्यास के बारे में। अब बात करते हैं चाप की। चाप किसे कहते हैं? देखिए, अक्सर आपने जब ज्यामिति हल किया है और बहुत सारे चित्रों को, फिगर्स आपने बनाए हैं, उस समय आपको चाप काटने की आवश्यकता पड़ी है। आप प्रकार लेते हैं इस तरह से और आप चाप काट देते हैं। उदाहरण के लिए एक रेखा खींची हुई है, उस रेखा के एक बिंदु पर हम प्रकार के नोक रख करके इसमें अगर जितनी भी दूरी लेना है तो उससे हम चाप काट के ले सकते हैं। इस तरह से हम चाप काट लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए, इतना समझ लिए। अब समझिए इस वृत्त में चाप कहाँ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई एक बिंदु हम x अंकित करते हैं और दूसरा बिंदु हम y अंकित करते हैं। तो x से y तक इस प्रकार की जो आकृति बढ़ रही है ये, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। यानी कि मिला के उस वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा चाप कहलाता है। अब देखिए, ये जो चाप की हम बात करते हैं तो चाप छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, छोटे बड़े हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे चाप क्या होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त देखिए, आधा वृत्त। यदि वृत्त के केंद्र से गुजरता हुआ कोई एक रेखाखंड हम वृत्त के दो छोरों या दो बिंदुओं पर हम स्पर्श कराएं, तब यह जो वृत्त है वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। और दो भागों में विभाजित होने पर आप यहां देख रहे हैं बी से सी तक, ठीक है, ये क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त वृत्त का आधा भाग होता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अर्धवृत्त भी एक चाप ही है। ठीक है, क्या है? चाप ही है। तो अर्धवृत्त समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं चापकर्ण या जीवा की। चापकर्ण क्या होता है या जीवा किसे कहते हैं? देखिए, मैंने आपको भी चाप बता दिया, ये चाप बता दिया, ठीक है, एक्स वाई। इस तरह एक दूसरा और चाप बताता हूं। यहां पर मैं लेता हूं यहां पर एक बिंदु एम और दूसरा बिंदु हम ले लेता है यहां पर एन। ठीक है, और एम और एन को मिलाने वाला एक रेखाखंड यदि हम खींच ले इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा चापकर्ण, क्योंकि ये वाला यहां एम से एन तक क्या हुआ? चाप हुआ। और एम और एन को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह रेखाखंड इस चाप के लिए क्या होगा? कर्ण का काम करेगा। इसलिए इसको चापकर्ण भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम जीवा भी कहते हैं। और एक वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा या सबसे बड़ा चापकर्ण होता है वो होता है उसका व्यास। यानी व्यास किसी वृत्त का सबसे बड़ा चापकर्ण होता है या जीवा होती है। आपको याद रखना, क्योंकि यदि हम यहां से भी कोई जीवा खींचते हैं तो इससे छोटी होगी, इधर भी खींचते हैं तो इससे छोटी होगी। अर्थात सबसे बड़ी जीवा वृत्त में क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। आगे हम बात करते हैं छेदन रेखा की। छेदन रेखा, अब देखिएगा, मैंने आपको यहां पर अभी जीवा अर्थात चापकर्ण के बारे में बताया। अब छेदन रेखा क्या होती है इसको समझ लीजिएगा। यदि एम और एन एक जीवा है और इसको दोनों ओर यदि वृत्त को छेदते हुए इस किरण को हम यदि आगे बढ़ाते हैं, इधर भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, एक रेखा का रूप देते हैं, ये भी इधर अनंत दूरी तक जाएगी, ये भी इधर अनंत दूरी तक जाएगी, तब यहां पर इस वृत्त को छेद कर रही है, मतलब छेद रही है, अर्थात इसको काट रही है, काट करके यह रेखा आगे बढ़ रही है। तब ऐसी स्थिति में यहां पर यदि इसका नाम हम एल दे दे तो ये एल रेखा है या एक छेदन रेखा कहलाएगी। ठीक है, यहां से यहां तक जीवा कहलाया, क्योंकि एम और एल दो रेखाखंडों के बीच की दूरी जीवा होगी। किंतु यदि एल के रूप में यह रेखा आगे बढ़ती है, ये छेदते हुए या इसको काटते हुए दोनों ओर, तब यह क्या कहलाएगा? छेदन रेखा कहलाती है। अब ये भी समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, स्पर्श रेखा यानी
छूने वाली रेखा। अब काय को छूने वाली रेखा, ये मान लीजिए हमारे पास वृत्त है और वृत्त के किसी एक बिंदु, यहां हम मान लो एक कोई बिंदु ले लेते हैं P। इस P बिंदु को कोई एक रेखा स्पर्श करते हुए निकलती है। देखिए ये P बिंदु है और यहां हम एक रेखा का निर्माण करते हैं और ये रेखा जो है, इस रेखा का नाम मान लो हम दे देते हैं D रेखा। ठीक है, ये D रेखा मान लीजिए इसको स्पर्श करते हुए यानी P पर स्पर्श करते हुए निकल रही है, तब ये जो D रेखा है ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। अर्थात बाह्य भाग में, देखिए अभी अंतः भाग और बाह्य भाग के बारे में भी चर्चा करेंगे। वृत्त के अंदर का भाग अंतः भाग कहलाता है वृत्त का, और बाहर का भाग बाह्य भाग कहलाता है। तो बाह्य भाग से कोई एक रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकलती है, तब वह उस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होती है। आप समझ गए होंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर नहीं। आगे चलते हैं, फिर आता है वृत्तीय व अर्धवृत्तीय कोण। ठीक है, वृत्तीय और अर्धवृत्तीय कोण। अब देखिए साथियों, यहां पर विद्यार्थियों, ये जो त्रिज्या है ए बी, ये त्रिज्या को लेते हुए हम एक जब वृत्त का निर्माण करते हैं तो वृत्त का निर्माण करते इस प्रकार से ये आगे ये घूम करके पुनः ये जो त्रिज्या है वो यहीं पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये कितने अंश घूम रही है, 360 अंश। तो 360 अंश घूमने पर हम इसे क्या कहते हैं, वृत्तीय कोण कहते हैं। अर्थात एक वृत्त का वृत्तीय कोण 360 अंश का होता है, क्योंकि 360 अंश घूम रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्धवृत्तीय कोण की। तो सीधी सी बात है, जब एक त्रिज्या केवल आधे वृत्त तक घूमती है तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा वो 180 अंश का होगा। तो इस तरह से ये अर्धवृत्तीय कोण कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए। तो अर्धवृत्तीय कोण का माप 180 अंश अर्थात एक ऋजु कोण के बराबर होता है। तो आप समझ गए वृत्तीय कोण और अर्धवृत्तीय कोण। वृत्तीय कोण 360 अंश का और अर्धवृत्तीय कोण 180 अंश का होता है। आगे हम बात करते हैं वृत्तखंड या वृत्त की अवधा। ठीक है, इस पर चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं। देखिए हम क्या करते हैं, एक जीवा हम यहां पर लेते हैं और यहां नाम देते हैं एक्स वाई। अब एक जीवा खरीदने पर इस वृत्त को आप देखेंगे यह दो भागों में बट गया है। ठीक है, एक भाग मान लिया जाए यहां पर कोई एक बिंदु हम दे दे P और यहां एक बिंदु दे Q, तो एक वृत्तखंड क्या होगा, वाई पी एक्स, या हम इसको एक्स पी वाई भी कह सकते हैं, और दूसरा खंड एक्स क्यू वाई। तो ये दो भाग बन गए, तो ये कहलाते हैं वृत्तखंड। क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड। और जो भाग बड़ा है उसको हम वृत्त की दीर्घ अवधा कहते हैं, या इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और ये छोटा है अर्थात लघु है, इसके लिए हम इसे वृत्त की लघु अवधा कहेंगे या इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे। छोटा है इसलिए लघु वृत्तखंड और ये बड़ा इसलिए दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो आप समझ गए, ये हमने आपको बता दिया वृत्तखंड के बारे में। अब हम बात करते हैं त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड क्या होता है, तो देखिएगा किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, जैसे एक त्रिज्या हमने ले लिया ए और ये बी, और दूसरी त्रिज्या हमने ले लिया ए और सी। ठीक है, ये दो त्रिज्याओं के बीच घिरे हुए भाग, पूरे इस भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। अर्थात ए बी सी ये पूरा त्रिज्या खंड होगा, अर्थात त्रिज्या का एक भाग होगा, इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। अब बात आती है आगे साथियों एवं विद्यार्थियों, वृत्त का अंतः व बाह्य भाग। नाम से स्पष्ट है, अंतः मतलब अंदर का, अभ्यंतर भाग यानी ये पूरा का पूरा भाग। ठीक है, ये पूरा भाग जो है ये वृत्त का अंतः भाग कहलाता है। ठीक है, जबकि इसके बाहर का जितने भाग है ये बाह्य भाग कहलाता है। नाम से स्पष्ट है। ठीक है, यदि कोई बिंदु जो है वो यहां पर स्थित है तो हम कहेंगे वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु, और यदि कोई बिंदु यहां पर स्थित है तो हम कहेंगे वृत्त के अंदर या वृत्त के अंतर भाग में स्थित बिंदु इसे कहेंगे। तो आप ये समझ जाओगे वृत्त का अंतर भाग और बाह्य भाग। जैसे अभी हमने स्पर्श रेखा की बात कही थी
तो स्पर्श रेखा सदैव वृत्त के बाह्य भाग पर होती है और वृत्त के एक भाग को छूती हुई स्पर्श करती हुई निकल जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वृत्ताकार क्षेत्र की। तो साथियों, वृत्ताकार क्षेत्र क्या होता है? अब देखिए, हमने आपको वृत्त बता दिया कि यदि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय ये वृत्त कहलाता है, और ये जो वृत्त है ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और बिंदु ये जो बहुत सारे बिंदुओं का यानी अनंत बिंदुओं का एक समुच्चय है। अब यदि कोई ऐसी आकृति है जो कि यहां पर आप देखेंगे, ये पूरा जो भाग है, ये अंतर्भाग सहित यानी पूरा जो क्षेत्र अगर ले लिया जाए, यहाँ कोई तल रहे तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है? वृत्ताकार कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में वृत्ताकार भाग के कई उदाहरण है। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो रोटी भी एक वृत्ताकार क्षेत्र का उदाहरण है। इस तरह थाली, ये भी एक वृत्ताकार क्षेत्र का उदाहरण है। तो बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में वृत्ताकार आकृतियों के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? वृत्ताकार क्षेत्र कहलाएगा। जबकि वृत्त केवल एक ये जो रेखा है किसी केंद्र से या किसी तल पर स्थित बिंदु से समान दूरी पर अवस्थित बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखें तो वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होता है? वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, तो विद्यार्थियों इस चित्र में देखेंगे, देखिए ये वृत्त के ऊपर, वृत्त के केंद्र पर ये आंतरिक कोण होता है। ठीक है, इसे वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कहा जाता है। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे तो लंब की। तो देखिए जो लंब है वो वृत्त से केंद्र पर और केंद्र से वृत्त पर होता है। और देखिएगा इसके बारे में इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि हम इसमें ये देखते हैं कि कोई एक स्पर्श रेखा है, मान लिया जाए यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। ये जो यहाँ की इसको स्पर्श करते हुए गुजर रही है एक रेखा, इसका नाम मान लो एल रेखा है। और हम यदि वृत्त के केंद्र पर जिस बिंदु यानी ये जो बिंदु है, मान लो ये एम बिंदु है, इस एम बिंदु पर स्पर्श कर रही है एल रेखा। इस एम बिंदु पर हम केंद्र से एक रेखाखंड खींचते हैं तो यह रेखाखंड इस स्पर्श रेखा पर सीधे लंब होता है। और लंब की अवधारणा क्या होता है? जिस रेखा पर लंब पड़ता है उसके दोनों ओर क्या बनता है? समकोण बनता है। ठीक है, तो ये लंब होता है, इस बात का विशेष तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको आज के इस कालखंड में पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है कि वृत्त क्या होता है, वृत्त के प्रमुख भाग या प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमको जानकारी होना भी चाहिए। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।